हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी 24। मैं हूँ श्वेता सरकार, आपकी इंग्लिश मेंटोर। मैं हर दिन आपको 10 नए वर्ड सिखाऊंगी और सिर्फ सिखाऊंगी ही नहीं, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनको यूज़ करने का तरीका एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको लर्न करने का तरीका भी सिखाऊंगी। सो विदाउट मच अडो, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट वर्ड। हमारा आज का पहला वर्ड है इवोकेटिवली। इट्स एन एडजेक्टिव। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को साथ साथ समझते चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? जैसे हमारा एरर डिटेक्शन में एक क्वेश्चन होता है जो कि 4 पार्ट्स में दिया है, उसमें एक पार्ट में एरर है। अगर आपको किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर है तो आप वो वर्ड देखकर बता सकते हैं कि नहीं, ये वर्ड यहाँ पर सही फॉर्म में नहीं यूज़ हुआ है, और तुरंत आप अपने आंसर को स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है और आप अपना आंसर लॉक कर देंगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम साथ साथ लर्न करते चलेंगे। उसकी कई सारी ट्रिक्स भी होती हैं जो भी हम देखते चलेंगे। सो लेट्स कम बैक टू आवर वर्ड इवोकेटिवली। इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विचारोत्तेजक, या फिर कोई भी चीज़ जो कि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट कर रही है। इसका मीनिंग होता है इन अ वे दैट मेक्स यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मूवी देखी, अब वो मूवी जो भी मैसेज देना चाह रही है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? द मूवी हैज़ इवोकेटिवली डिस्क्राइब्ड इट्स मैसेज, या फिर द मूवी वॉज इवोकेटिवली सर्वाइविंग अराउंड दिस आइडिया। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। रेमिनिसेंटली, सजेस्टिवली, रेडोलेंटली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ly के साथ लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सारे ही वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही राइट्स इवोकेटिवली अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। वो अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में, अपनी परवरिश के बारे में स्पष्ट रूप से या खुले तौर पर लिखता रहता है। अब हम लोग इमेज कंसीडर कर लेते हैं। एक हाथ बना हुआ है, वो बहुत सारी पिक्चर्स को जो है वो देख रहा है। इसका क्या मतलब है कि कोई एक आदमी है जो कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, अपने बचपन के बारे में याद कर रहा है। तो वो इस सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। ही राइट्स इवोकेटिवली अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। एक और चीज़ होती है, जैसे कि हमारे मीनिंग में लिखा हुआ है इन अ वे दैट मेक्स यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक फ़ोटो देखी और हमें अपने पुराने उस टाइम की याद आ जाती है जब ये फ़ोटो खींची गई और उससे जुड़ी कुछ बातें याद आने लगती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इमेज इज़ इवोकेटिवली रिमाइंडिंग अस ऑफ दैट टाइम। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है स्क्वेंडर। इट्स अ वर्ब। इसका मतलब होता है गंवाना, खो देना। कोई मौका आपके हाथ में आए और उसे आप खो जाने दें तो हम बोलेंगे इट्स अ स्क्वेंडर। इसका मीनिंग है टू वेस्ट मनी, टाइम एट्सेट्रा इन अ स्टूपिड और केयरलेस वे। सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ स्टूपिड और केयरलेस वे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चांस खो देते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप अपनी लापरवाही की वजह से कोई चांस खो रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे स्क्वेंडर करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं वेस्ट, मिसस्पेंड, फ्रिटर अवे, डिसिपेट। मतलब आपने ख़राब कर दी उन चीज़ों को, बेकार कर दिया, बुरी तरह से खर्च कर दिया। फिटर अवे मतलब जाने दिया, कोई मतलब नहीं है आपको। डिसिपेट का भी ऐसा ही मतलब है कि यू डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। इसका एंटोनिम देख लेते हैं। सेव, कंजर्व, इकोनोमाइज, हॉर्ड, सेट असाइड। मतलब कि आपने पैसा, मान लीजिए पैसे के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है, आपने पैसा बचाया, आपका एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, आप बहुत फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, संभाल के पैसा चलते हैं। इकोनोमाइज़ का यही मतलब होता है कि मितव्ययी होना, जहाँ पे ज़रूरत है आपने वहाँ पे पैसा खर्चा किया, अदरवाइज़ नहीं किया। हॉर्ड का भी यही मतलब होता है कि आप अपने पास कोई भी चीज़ रोक के रखें। और सेट असाइड का भी यही मतलब होता है कि आपने अपनी खर्चे के अलावा कुछ चीज़ें बचत में कर ली। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द टीम स्क्वेंडर्ड सेवरल गुड स्कोरिंग चांसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टीम थी, मान लीजिए कि कोई फुटबॉल की टीम है, उसके पास गोल के चांसेस हैं, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दिया और उसने गोल नहीं किया। जैसे कि आप चक दे मूवी याद करिए, उसमें लास्ट वाला जो सीन होता है तो उसमें शाहरुख खान उनको इंडिकेट कर देते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ पे रुकिए और यहीं पे गोल आएगा। मान लीजिए कि वो उस इंडिकेशन को नहीं समझ पाती और जाने देती, गोल वो नहीं कर पाती, तो क्या होता? मतलब गोल वो हो जाने देती, वो तो दूसरी पोजीशन पे थी, तो हो जाने देती अगर, तो क्या होता इससे कि शी हैज़ स्क्वेंडर्ड दैट चांस, उसने वो चांस खो दिया।
यहाँ पे हम इमेज को कंसीडर कर लेते हैं। एक आदमी बना हुआ है जिसके चारों तरफ बहुत लैविश तरीके से दिखाया जा रहा है उसको कि उसके पास पैसे हैं, पूल में बैठा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और उसके पीछे जो दो लोग खड़े हुए हैं वो उसको देख के हैरान हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उनको लग रहा है कि ये आदमी अपने पूरे पैसे वेस्ट कर रहा है, इतना यंग मैन है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे अभी आप लोग क्या है, प्रिपरेशन करने के लिए बैठे और आप ना करिए, इधर उधर की फालतू की चीज़ें करिए, तो क्या होगा कि आपने अपने टाइम को, अपने एफर्ट को क्या किया, स्क्वेंडर कर दिया। ठीक है, हम अपना अगला वर्ड लेते हैं बाउट्स। जैसे अबाउट बोलते हैं वैसे बाउट्स बोलेंगे। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मुकाबले। मीनिंग है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइड काइंड। जैसे कि हम पहले अपनी इमेज देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे बॉक्सिंग में क्या होता है कि सेशंस होते हैं ना छोटे छोटे, तो कोई एक सेशन है, बहुत देर से फाइट चल रही है, जो लास्ट वाला सेशन आया है वो क्या है, बहुत इंटेंसिफाइड है। अब उसमें जो है बहुत गंभीर मुकाबला होने वाला है आपस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स अ बाउट। अगला इसका सिनोनिम देखते हैं, स्पेल, पीरियड, टाइम, स्ट्रेच। जैसे मैंने आपको बोला कि एक शॉर्ट स्पैन की बात होती है जिसमें कि इंटेंसिटी होती है किसी चीज़ को लेकर के। इसका एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे देखिए इसके एंटोनिम की डिस्कशन नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि एक नाउन है। अब ये क्लियरली कह देना कि किसी भी नाउन का ऑपोजिट नहीं होता है तो नहीं सही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि नाउन के ऑपोजिट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? मान लीजिए वाटर है, वाटर इज़ अ नाउन। मान लीजिए सॉइल है, सॉइल इज़ अ नाउन। ठीक है, वाटर का मतलब है कि हम गीली चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, सॉइल का मतलब है कि एक सूखी चीज़ है। बट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते हैं। ये दोनों एक इंडिविजुअल चीज़ें हैं, अलग अलग नाउन हैं जो कि जिनके की ऑपोजिट कुछ नहीं हो सकते। वाटर का ऑपोजिट मिल्क नहीं हो सकता, वाटर का ऑपोजिट एसिड नहीं हो सकता, बेस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है ना। वो चीज़ें नाउन है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नाउन के ऑपोजिट्स नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। चलिए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन दैट कैन कॉज पीरियोडिक बाउट्स ऑफ इंटेंस पेन। ये इसी इमेज से रिलेट कर रहा है सेंटेंस। ये कहना चाह रहा है कि ये एक गंभीर सिचुएशन है जहाँ पे कि एक छोटा बाउट होने वाला है, मुकाबला होने वाला है जो कि बहुत दर्द भरा होगा। मतलब कि इन दोनों को आपस में बहुत दर्द हो सकता है ये मार पिटाई करने से। चलिए हम अगला वर्ड लेते हैं, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज़ एन एडजेक्टिव। अब कॉग्निटिव आजकल के टाइम में बहुत एक हॉट वर्ड बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो रिवाइव होकर आई है और उसमें कॉग्निटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के बारे में इंक्लूजन्स किए गए हैं कि मतलब बच्चे जो हैं वो हर तरह से सोच सकें। तो कॉग्निटिव को आप बहुत अच्छी तरीके से इस टाइम समझ सकते हैं। अब जैसे एजुकेशन पॉलिसी है वो तो आपने पढ़ी ही होगी, ज़रूरी है पढ़ना भाई, अपडेट रहना है तो कॉग्निटिव उसमें उसका क्या मतलब है कि आप किसी भी एक चीज़ में बंद कर ना रह जाएं, आपका बहुत एक्सपोजर आपको मिले, आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये नहीं हो कि आपको सिर्फ एक चीज़ पता हो, हर चीज़ के बारे में नई जानकारी हो, है ना। जैसे कि हमारा बैंक का एग्ज़ाम होता है या हमारे गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है ना कि आपसे सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो गवर्नमेंट होती है या जो भी पेपर सेट करता है या जो भी बोर्ड्स होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप हर चीज़ में अच्छे हैं या नहीं हैं। मतलब आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी या ओवरऑल जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये होता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। यहाँ पे संज्ञानात्मक को आप नाउन से रिलेट मत करिएगा, संज्ञान से रिलेट करिएगा, मतलब नॉलेजेबल। इसका मीनिंग है कनेक्टेड विद मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हमारी मानसिक समझ से ये जुड़ा हुआ होता है, जो भी वो होता है कॉग्निटिव। इसके सिनोनिम्स हैं मेंटल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, रैशनल। मेंटल आप समझ ही रहे हैं, इंटेलेक्चुअल का मतलब भी यही होता है बुद्धिमान होना, साइकोलॉजिकल का भी यही मतलब है कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो वो हो जाती है रैशनल। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, रेसिपी सीख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें आप किसी एक चीज़ को बनाना सीख लें तो आप कुक नहीं हो जाएंगे ना। एक कुक को हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि उससे जुड़ी हुई हो, जैसे कटलरी के बारे में, खाना खाने के तरीके के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है इसके बारे में, कौन सी कुकिंग कहाँ की स्पेशलिटी है। ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक कुक के लिए रैशनल चीज़ें हो गई। मतलब किसी एक चीज़ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को अपने पास रखना रैशनल कहलाता है या कॉग्निटिव कहलाता है।
ओवरऑल हमेशा आप इसको ऐसा समझ के चलिए कि किसी एक चीज़ के बारे में सिर्फ आपको एक बात नहीं पता है, उससे जुड़ी कुछ और बातें पता हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। हमारे इसके एंटोनिम्स हैं सेंसलेस, अनवाइज, इलॉजिकल, इरेशनल। सेंसलेस का मतलब यही है कि भाई बस आपने एक बात समझ ली, आपको कोई सेंस नहीं है उस चीज़ के बारे में कि उसका कहाँ पे क्या यूज़ करना है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ये सब आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ये सेंसलेस ही हुआ ना। अनवाइज का भी यही मतलब होता है। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। अनवाइज का मतलब जो बुद्धिमत्ता नहीं दिखा रहा हो। इलॉजिकल का भी मतलब यही है कि आप इलॉजिकल बात करें। जैसे मैं बोलूँ कि आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है और कोई आपके सामने आके बोल दे कि हाँ लग रहा है आज बारिश होगी, तो ये क्या है? कॉग्निटिव बातें नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे कि दीज आर नॉट कॉग्निटिव, इलॉजिकल। इरेशनल का मतलब भी मैंने आपको बताया, जैसे कि रैशनल है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इरेशनल का मतलब है जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The goal of the program is to help students improve their cognitive ability by developing new practices to help them acquire knowledge easier. This is a very big sentence, I must say. अब देखिए, जैसे मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, सो आई होप कि ये सेंटेंस वहीं से निकला होगा। द गोल ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट्स की, छात्रों की मदद की जाए। क्यों? इम्प्रूव देयर कॉग्निटिव एबिलिटी, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए। कैसे? बाय डेवलपिंग न्यू प्रैक्टिसेस टू हेल्प देम। नए नए प्रैक्टिसेस मतलब कुछ नई चीज़ें करना, कोई नए कार्यक्रम उसमें सम्मिलित करना प्लान में। टू हेल्प देम अक्वायर नॉलेज ईजियर, जिससे कि उनको नॉलेज गेन करना उनके लिए बहुत आसान हो जाए। अक्वायर नॉलेज ईजियर मतलब कि नॉलेज उनके लिए गेन करना ईजी होगा। ठीक है, चलिए अब ये इमेज देखिए। इमेज में मैंने आपको बताया ना कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये इमेज भी आपको वही सिखा रही है। एक माइंड के शेप में कोई चीज़ बनी है और इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ऑब्जर्वेशन है, सेंस है, ट्रैक है, ट्रस्ट है, नोटिस है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। मतलब कोई एक बात है जिससे कि आप हर तरह से सोच पा रहे हैं, तो वो क्या होता है? कॉग्निटिव होता है। हमारा अगला वर्ड है वैमी। इट्स अ नाउन। इसका मतलब होता है मार झेलना। मतलब कि मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा हुआ है और उस पर बहुत सारे आंधी तूफान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होगा कि दैट ट्री इज सर्वाइविंग द वेमी ऑफ स्टॉर्म। इसका मीनिंग है एन इवेंट विद अ पावरफुल एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट। मतलब कि कोई ऐसी घटना जो कि बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो अनप्लेजेंट होगी, वो खुश नहीं होगी, खुशी देने वाली नहीं होगी। जैसे कि मैंने तूफ़ान की बात की, तो तूफ़ान कभी मेरे ख्याल से खुशी नहीं दे सकता है ना। हवा अच्छी चलना एक अलग बात है, लेकिन तूफ़ान किसी को नहीं अच्छा लगता है, वो कितने लॉसेस होते हैं उसकी वजह से। तो इसमें एक ये स्पेशल इफेक्ट डला हुआ है कि वो चीज़ हमेशा दुखद होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए या अनप्लेजेंट होनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? वैमी। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इंडिफरेंस, कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी। इंडिफरेंस का मतलब यही हुआ कि कोई भी चीज़ है भाई वो स्थिर पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है किसी बात का। इंडिफरेंस मतलब कि कुछ भी हो जाए उसके ऊपर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो ये से हम बोलेंगे क्या? इंडिफरेंस। कंपोजर का भी यही मतलब होता है कि आप बिल्कुल कंपोज हैं, शांत हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है बाकी की चीज़ों से। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी यही होता है बिल्कुल शांत होना, स्थिर होना। जैसे कि गौतम बुद्धा जी की इमेजेस बनी होती हैं और वो उसमें ऐसे आंख बंद करके बैठे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि उनकी इमेज जो है वो एक ट्रैंक्विलिटी शो करती है, शांति दिखाती है। ठीक है, ये क्या है? एंटोनिम है वैमी का। ट्रैंक्विलिटी में मत खो जाइएगा। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। US oil producing companies are expected to feel a whammy from falling oil prices। मतलब कि अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स की ऑयल प्रोड्यूसिंग, तेल उत्पादक कंपनियां जो हैं वो ऑयल के घटते हुए प्राइसेस की वजह से एक वैमी झेलने वाली हैं। वैमी मतलब एक मार झेलने वाली हैं, उनको काफ़ी लॉस होने वाला है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर गए हैं। चलिए हम अगला वर्ड लेते हैं, लीवे। इट्स अ नाउन। इसका मतलब होता है छूट देना, किसी भी चीज़ को मार्जिन देना, जाने देना, या फिर किसी को थोड़ी सी रियायत दे देना जिसको कहते हैं, तो ये होगा लीवे। जैसे मान लीजिए कि
क्या होता है, कोई एक नया एम्प्लॉई है वो किसी कंपनी में हायर हुआ है, तो क्या होता है कि आप उसके ऊपर पहले से ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं बर्डन डाल देते हैं ना। हर उसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, थोड़ा टाइम होता है काम सीखने का। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं या हमारे सुपीरियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को एक ली वे दे रहे हैं, मतलब थोड़ी छूट दे रहे हैं, काम में एक रियायत दे रहे हैं। बाकी तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसका मीनिंग है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज़ अवेलेबल। मतलब यही है कि एक प्रचुर मात्रा में या एक छोटी मात्रा में या फिर सफिशिएंट मात्रा में एक आज़ादी देना कि आप भाई अपने हिसाब से थोड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी की तबीयत आजकल थोड़ी ख़राब चल रही है, तो ऑफिस वालों ने कह दिया कि चलो नहीं तुम आ जाया करो और हाफ डे के बाद चले जाया करो, या फिर तुम हाफ डे में आ जाया करो। तो ये क्या हुआ कि वो उनको थोड़ा सा लीवे दे रहे हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रीडम, एल्बो रूम, स्कोप, लिबर्टी। फ्रीडम का मतलब आज़ादी से है, एल्बो रूम एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इट्स अ क्विकी वर्ड है ना। एल्बो रूम का मतलब क्या हुआ कि भाई आप थोड़ा सा इधर उधर जगह दे रहे हैं एडजस्टमेंट की। स्कोप का मतलब भी यही हुआ कि भाई आपके पास थोड़े से चांसेस हैं, मौका है आपके पास कि आप थोड़ी बहुत अप डाउन अगर होती हैं तो चल जाएगा। लिबर्टी का भी मतलब यही है, आज़ादी देना। इसके एंटोनिम्स हैं रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, रेस्ट्रेन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में है वो आए दिन देर से आ रहा है, तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि अब आप 5 मिनट भी नहीं लेट होंगे। तो यू आर नॉट गिविंग हिम लीवे बट यू आर पुटिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन हिम। लिमिटेशन का भी यही मतलब होता है कि आप एक दायरा सेट कर दें और उसी के अंदर रह के आपको काम करना है, आप उसके आगे पीछे नहीं जा सकते। रेस्ट्रेंट का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को रोक लेना, आज़ादी नहीं देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट हैड ग्रेटर लीवे टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में बहुत अच्छे तरीके से लीवे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक नया मीनिंग भी या फिर एक नया यूजेज इसको दे रहा है। द गवर्नमेंट हैड ग्रेटर लीवे टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे मौके थे, आसान तरीके थे, ऐसे बहुत सारे चांसेस थे, जबकि उसके पास छूट थी कि वो नए नियमों को आसानी से लागू कर सके। द गवर्नमेंट हैड ग्रेटर लीवे टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट के पास ऐसे नए मौके थे, ऐसी छूट थी कि वो रिफॉर्म्स को लागू कर सकती है। यहाँ पे इमेज को कंसीडर करते हैं। अब ये एक बच्चा है, वो खेल रहा है, सब चीज़ें उसने बिखराई हुई हैं, कितनी शैतानी की हुई है, लेकिन ठीक है उसके पेरेंट्स ने उसको ये लीवे दिया हुआ है कि भाई चलो आप शैतानी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे हैं और वो हर टाइम टीवी देख रहे हैं, तो पेरेंट्स ने उनके साथ शर्त रख दी कि भाई आप पढ़ाई करिए फिर आपको टीवी देखने को मिलेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको एक लीवे दे रहे हैं कि नहीं ठीक है आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको टीवी देखने का मौका मिल जाएगा। हमारा अगला वर्ड है ऑरी। ऑरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेकार जाना, कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट हो जाना, कोई भी चीज़ आपने जो प्लान की हो उसके अगेंस्ट चली जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑरी। जैसे कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं और वो ख़राब हो जाती है तो हम क्या देते हैं ना, ओ तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का बेकार चले जाना। इसका मीनिंग है अवे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स। मैंने आपको बताया कि जैसे आपने प्लान किया है उसके ऑपोजिट कोई चीज़ चली जाती है तो हम उसे बोलेंगे ऑरी। वही यहाँ पे बोला है अवे फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो कि नॉर्मली होता आ रहा है या फिर आपने सोचा हुआ है वैसा ना हो, उसके ऑपोजिट कोई चीज़ हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, हम उसे ऑरी बोलेंगे। इसका सिनोनिम है अ मिस, रॉन्ग, नॉट राइट। मतलब आपने कोई चांस मिस कर दिया, कोई चीज़ गलत हो चुकी है या कोई चीज़ सही नहीं हुई है। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, राइट, वेल, सूटेबल। सब चीज़ सही हुई है, सब चीज़ सुखद है, सब चीज़ सत्य है, सूटेबल है। सूटेबल का मतलब है सही जा रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल माई प्लान्स फॉर द पार्टी हैड गॉन ऑरी। मेरे सारे पार्टी के जो भी प्लान्स थे वो सब बेकार चले गए हैं। मतलब आपने सोचा था कि भाई ऐसा ऐसा इवेंट होगा, आपने एक मैजिक शो रखा हुआ था अपनी पार्टी में, मैजिशियन नहीं आया। आपने टैटू बनवाने के लिए किसी को बुला रखा था, वो नहीं आया। आपका केक गिर गया, या फिर आपके गेस्ट जो हैं वो टाइम से पहुंच नहीं पाए, या फिर आपने ओपन हाउस पार्टी रखी हुई थी, बारिश हो गई, तो क्या हुआ, आपके सारे प्लान दैट हैव गॉन इन ऑरी। यहाँ पे इमेज को कंसीडर कर लेते हैं। एक आदमी बैठा हुआ है, वो बिल्कुल परेशान हो गया है क्योंकि वो जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, वो सारी क्या जा रही हैं, बेकार जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि उसके कंप्यूटर में आप देखिए एरर दिखा रहा है ना, मतलब कि सब बेकार चला गया, इतनी देर से उसने सब चीज़ें की और उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा अगला वर्ड है किंडल। किंडल इज़ अ वेरी पॉपुलर वर्ड नाउ डेज। हम हमेशा किंडल की बात करते रहते हैं। क्या होता है किंडल में, किंडल में हम स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं ना, एक एप्लीकेशन है काइंड ऑफ, या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर इसका मतलब देखते हैं। किंडल क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जागृत करना, कुछ चीज़ को उजागर कर देना, वो होता है किंडल। इसका मीनिंग है अराउज और इंस्पायर एन इमोशन और फीलिंग, मतलब आपके अंदर कुछ नई चीज़ जागृत कर देना, कोई नया भाव जागृत कर देना, कोई नई भावना जागृत कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे? किंडल। जैसे कि आपने रास्ते में चलते हुए क्या देखा कि भाई आपने कुछ लोगों को देखा जिनके पास चप्पलें भी नहीं हैं। अब आप बहुत ज़्यादा चप्पल जूतों के शौकीन हैं और आपकी शू रैक बिल्कुल भरी पड़ी हुई है, लेकिन अब उससे क्या होगा? आपने उनको देखा और आपको ये एहसास हुआ कि भाई कितनी पॉवर्टी है और हम अपना पैसा कितना वेस्ट करते हैं। जो पैसा हम एक ही चीज़ को रिपीटेड टाइम्स करने में खर्चा करते हैं, इससे बेहतर है कि हम उससे किसी की हेल्प कर दें। तो ये क्या होता है? इट हैज़ किंडल्ड एन आइडिया इन यू, उसने एक आइडिया आपके दिमाग में जागृत किया कि आप वो पैसे वहाँ ना खर्च करके कहीं और किसी की हेल्प करने के लिए खर्च करें। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अराउज, वेक, क्विकन। ठीक है, अराउज का मतलब भी यही होता है कि कुछ नया आपको महसूस हो जाए। वेक का मतलब भी है जागृत करना, आपके अंदर कुछ छिपा हुआ था किसी ने जगा दिया। क्विकन का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ ने एक स्नैप के साथ आपके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक कर दिया, तो वो क्या होगा? अराउज होगा या फिर किंडल होगा। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। काम, पैसिफिक, डैम्पन, मतलब बिल्कुल शांत, आपको कोई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे बने हुए हैं। पैसिफाई का मतलब भी यही होता है। पैसिफाई का मतलब हम ग्रेसफुल से भी लेते हैं कि भाई हम जैसे हैं, आई एम फाइन, और बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी भी नई चीज़ से हमारे ऊपर कोई बहुत गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। डैम्पन का भी यही मतलब है, भैया आप ऐसे नम शांत पड़े हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, इट वॉज़ हर टीचर हु किंडल हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। ये उसकी टीचर थी जिसने उसके दिमाग में म्यूज़िक के प्रति रुचि जागृत करी। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है शायद, या कोई आदमी है इमेज में जो कि अलार्म से जागृत हो रहा है मतलब उसके दिमाग में आइडिया आ रहा है अलार्म बजने से कि भाई उठो, मुझे ऑफिस पहुँचना है, स्कूल जाना है। सो द वॉच इज़ किंडलिंग टू हिम। अगला वर्ड है हमारा इरोड। इरोड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ख़त्म करना। अब इरोड का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, आप इसको समझें सॉइल इरोजन से। जैसे कि मिट्टी होती है, उसकी ऊपरी लेयर जो है वो धीरे धीरे करके क्या होती है? ख़त्म होती रहती है। हमको उसको रिवाइव करने के लिए कई तरह के वो मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे इमेज में आप देखिए कि बाढ़ आ रही है और वो किसी चीज़ से टकरा रही है, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ख़राब कर देगी, है ना। अभी इस साल तो हम लोगों की कंट्री में कितने सारे तूफ़ान आए, निसर्ग आया, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी आया तूफ़ान, अम्फान आया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो इरोजन हुआ कि वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थी उसको सब को उसने ख़त्म कर दिया। इसका मीनिंग है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, है ना। या फिर धीरे धीरे ख़त्म करना या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। दो तरीके से ये वर्ड यहाँ पे दिखाया गया है आपको, एक वर्ब की तरह से भी और एक नाउन की तरह से भी कि भैया ख़त्म हो गया बिल्कुल। सिनोनिम्स का मतलब है, सिनोनिम्स में इसमें देखते हैं वियर अवे, डिस्ट्रॉय, अपग्रेड। वियर अवे का भी यही मतलब है, जैसे आपका कोई कपड़ा है, आपको बहुत पसंद है और आप उसको, वो टॉप है, टी शर्ट है, उसको आप बहुत पहन रहे हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे करके वो घिस जाता है, तो उससे क्या बोलेंगे कि वियर अवे, पहन डाला आपने, बिल्कुल ख़राब हो गया। इसको आप और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई पेन है वो आपको बहुत पसंद है और आप हमेशा उसी से लिख रहे हैं, तो क्या हो जाता है एक टाइम आने के बाद वो ख़राब हो जाती है, तो आप क्या बोलेंगे कि योर पेन हैज़ वर्न अवे, वियर अवे। डिस्ट्रॉय का भी यही मतलब होता है कि ख़राब करना, ख़त्म करना। अपग्रेड, अपग्रेड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड जिसको कि आप इरोड के साथ रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। इरोड, अपग्रेड, इरोड का सिनोनिम अपग्रेड होता है, जिसका भी यही मतलब है कि धीरे धीरे आप किसी भी चीज़ को ब्रेड करते हैं, ख़त्म करते हैं, घिसते हैं। एंटोनिम्स के देख लेते हैं। मेंटेन, सेव, कंजर्व एंड प्रिजर्व, जो जैसा है वैसा बना रहे। सेव कर लिया आपने, उसको बचा लिया। कंजर्व मतलब आप उसकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, जैसी है वैसी बनी रहे। और प्रिजर्व का मतलब भी यही है, अचार है, आप नहीं चाहते हैं वो इरोड हो तो आप उसमें क्या करते हैं, ऑयल वगैरह डाल के रखते हैं, तो क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस ह्यूमिलिएशन हैज़ इरोडेड द कॉन्फिडेंस माई सन हैज़, मतलब उस ह्यूमिलिएशन ने, मान लीजिए किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी है, तो उसके फादर ये बात कह रहे हैं कि इस ह्यूमिलिएशन ने मेरे बेटे के अंदर जो भी कॉन्फिडेंस था उसको इरोड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है एंटिसिपेट। इट्स अ वर्ब। एंटिसिपेट तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, अगर आप न्यूज़ देखेंगे और या फिर इंग्लिश न्यूज़ फॉलो करते हैं तो हमेशा एंटिसिपेट की बात की जाती है, मतलब कि अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में भविष्य में सोचना, फोरसीइंग करना।
इसका मीनिंग होता है टू सी व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द फ्यूचर एंड टेक एक्शन टू प्रिपेयर फॉर इट। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली है और आप उसके लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं, या फिर फ्यूचर का कोई भी काम जिसका कि आप अनुमान लगा रहे हैं, चाहे कि आप उसके लिए कोई एक्शन लेना चाहें या फिर उस बात के लिए आप सोच रहे हैं। इसके सिनोनिम्स यही हैं फोरसी, प्रेडिक्ट, लुक फॉर। फोरसी का मतलब दूरदर्शिता, दूर तक देखना। प्रेडिक्ट का मतलब भी यही है कि आप भविष्यवाणी कर दीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे मौसम विभाग वाले क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले टाइम में तूफान आएगा। जैसे निसर्ग आने वाला था तो न्यूज़ में हर तरफ वो था ना कि भाई आप सेव हो जाइए, वहाँ से लोगों को हटा दिया और ये सब चीज़ें कर ली। तो कैसे हुआ, क्योंकि मौसम विभाग ने ये तूफान एंटिसिपेट किया हुआ था। इसका अगला वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर मतलब कि हम आगे उसकी तरफ देख रहे हैं। जैसे आप लोग बैंक एग्ज़ाम के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग फॉर टू गिव द बैंक्स एग्ज़ाम, ठीक है। इसके एंटोनिम है इग्नोर, डिसबिलीव, जाने देना किसी भी बात को, आपको कोई परवाह नहीं है उस बात की, जैसा है वैसा होता रहे, मुझे क्या मतलब। डिसबिलीव का भी यही मतलब है कि भाई कोई चीज़ होने वाली है लेकिन आप उसको सोच नहीं पा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है we need someone who can anticipate the response to changes in the fashion industry. We need someone who can anticipate and respond to changes in the fashion industry. हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो कि अनुमान लगा सके और उनके बारे में जवाब भी दे सके जो कि चेंजेस फैशन इंडस्ट्री में हो रहे हैं। मतलब कि फैशन इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस के बारे में कोई अनुमान लगा सके और उसके ऊपर उसकी जवाबदेही भी बने, हमें कोई ऐसा चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन, यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अपने नए वर्ड सीखे होंगे और लेट्स मीट अगेन। बिफोर मीटिंग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आपकी लर्निंग क्या है, कंटिन्यू रहनी चाहिए, कभी भी उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें सो दैट यू नेवर मिस अपॉन द करेंट अपडेट। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन।